टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज जो है इसमें हम सवालों और उनकी व्याख्याओं के माध्यम से तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो टॉपिक्स इस बार हमारे 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज की 5वीं वीडियो है जिसमें हम करंट अफेयर के टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इससे पहले करंट अफेयर के टॉपिक्स पर 4 और वीडियोज बनी है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार आप उनको पहले देख लीजिए, तभी जाकर के ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो हमारा जो पहला सवाल है इसमें बेसिकली हमको कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं जिन पर हमको विचार करना है। तो यहाँ पर आपको 6 देशों के नाम मिलेंगे। आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, रूस है, बेलारूस है, किर्ग गणराज्य है और अजरबैजान है। हमको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कितने देश जो हैं वो आपके यूरेशियन आर्थिक संघ के मेंबर है, यूरेशियन आर्थिक संघ का हिस्सा है। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर आप सवाल के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए और आप नोट करके रखिए कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, और फिर आपको अंत में कमेंट बॉक्स में उसका बताना भी है कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं और कितने सवाल आपके गलत हुए हैं। तो ये एक तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी कि जहां पर आपको पता लग जाएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं। चलिए सवाल के जवाब को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका बात हो रही है यूरेशियन आर्थिक संघ के बारे में, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुख्यतः रशिया की तरफ से शुरू किया गया है, रशिया की तरफ से शुरू किया गया है। तो अब इसमें रशिया तो होगा ही, तो जाहिर तौर पर रशिया भी इसमें है। अब रशिया है तो आपका बेलारूस तो होगा ही, कम से कम बेलारूस रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। कजाकिस्तान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्मेनिया भी आपको देखने को मिलेगा, किर्गिस्तान भी देखने को मिलेगा, किर्ग गणराज्य भी देखने को मिलेगा, अजरबैजान देखने को नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? अजरबैजान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी यहां पर इसका सही जवाब है। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा हम। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब है। और यूरेशियन आर्थिक संघ की अगर आप बात करें तो ये एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मुख्य तौर पर ये जो पूरा रीजन है, आप तो नाम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस रीजन की बात हो रही है। तो जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है और इसके साथ साथ आपका रशिया को इन्वॉल्व करने वाला जो रीजन है उसका आर्थिक एकीकरण करने के उद्देश्य से इस पूरे संगठन की शुरुआत हुई थी। इस संगठन में अगर आप देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपको मिलेंगे, तो आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्ग गणराज्य है और रूस आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई थी क्योंकि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ जो है इसके बीच में, इन दो भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को लेकर के बातचीत की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों ने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी साइन किया था। उसी वजह से जो पूरा टॉपिक है चर्चा में आया था। अगर भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के व्यापार की बात करें तो दोनों पक्षों का जो व्यापार है 2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुका था, जो कि पिछले साल की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो जाहिर तौर पर भारत को सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करने में और ज्यादा सहूलियत प्राप्त होगी इस पूरे समझौते के माध्यम से, और भारत के लिए एक नया मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। तो ये हमने देखा, हमारी पहली खबर यहाँ पर हमने देखी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया विशेष रुपया वस्त्रों खाता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान को सुगम बनाने के लिए किसी भारतीय बैंक द्वारा किसी विदेशी बैंक के लिए रुपए में खोला गया खाता। ऑप्शन सी भारतीय निर्यातकों द्वारा अमेरिकी डॉलर में भुगतान प्राप्त करने में क्रम में खोला गया विदेशी मुद्रा खाता। ऑप्शन सी भारतीय बैंकों के बाह्य उधारों के प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित आरक्षित खाता। और ऑप्शन डी विदेशी आय प्रक्षेपण हेतु विदेश में रहने वाले भारतीय निवासियों द्वारा खोला गया रुपया खाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान को सुगम बनाने के लिए किसी भारतीय बैंक द्वारा किसी विदेशी बैंक के लिए जो खाता खोला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम वस्त्रो अकाउंट कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो कोई अगर जो विदेशी बैंक है वो भारत में आकर के अकाउंट खोलता है तो उसको वस्त्रो अकाउंट कहते हैं, और अगर कोई भारत का बैंक जाकर के किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है विदेशी करेंसी में तो उसको नोस्त्रो अकाउंट कहते हैं। तो ये 2 अकाउंट आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। नोस्त्रो अकाउंट क्या है? अगर कोई भारत का बैंक विदेश में जाकर के अकाउंट खोलता है। और वस्त्रो अकाउंट क्या है? कि अगर कोई विदेश का बैंक भारत के बैंक में आकर के अकाउंट खोलता है तो उसको वस्त्रो अकाउंट बोलते हैं। ये अकाउंट मुख्य तौर पर खोले जाते हैं आपका जो लोकल करेंसी है उसमें व्यापार को और ज्यादा सहूलियत और व्यापार को और ज्यादा आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। तो हमने वस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट की बात कर ली है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब है। ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई थी क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो भारतीय
भारतीय बैंक हैं उनको ये छूट प्रदान की गई थी कि वो बिना आरबीआई की अनुमति के, बिना आरबीआई की सहमति के किसी विदेशी बैंक का जो खाता है वो अपने बैंक में खोल सकते थे। तो ये एक इसको लिबरलाइज किया गया था आरबीआई की तरफ से, इसीलिए पूरा टॉपिक जो है वो आपको चर्चा में देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को लेकर के है। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा किया गया था। दूसरा हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ने पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए हैं। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो अगर आप सही जवाब की बात करें, थोड़ा सा आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि यहां पर इसका सही जवाब क्या हो सकता है। थोड़ा सा आप सोच करके देखिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्यक्रम है ये जम्मू कश्मीर में डल लेक में आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर में डल लेक में इसका आयोजन हुआ था। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन है। चलिए तमिलनाडु में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि तमिलनाडु होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, क्या आपको गुजरात और महाराष्ट्र में कोई ऐसा बहुत पानी का कोई बहुत बड़ा सोर्स देखने को मिलता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी नदी आपको गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है? खासतौर पर गुजरात की अगर आप बात करें, जो नदी बेसिकली गुजरात में वाटर स्पोर्ट्स को इतना प्रचलित बनाएगी, जाहिर तौर पर इतना कोई बहुत पानी का कोई बहुत बड़ा सोर्स गुजरात में मौजूद नहीं है। समुद्र मौजूद है लेकिन ऐसे कोई जो इनलैंड वाटर सोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ये संभवतः यहाँ पर नहीं होंगे। तो और ये है भी नहीं, ये गुजरात और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पीछे हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही जवाब है। ये हमने देख लिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है इसमें 3 स्पोर्ट्स आपको देखने को मिले थे। कायाकिंग हो गया, कैनोइंग हो गया और रॉइंग हो गया। ये 3 स्पोर्ट्स यहाँ पर आयोजित किए गए थे। इसका आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI और जो जम्मू कश्मीर का खेल परिषद है उसके द्वारा मिलकर के किया गया था। यानी और कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बेसिकली आपका डल लेक में किया गया। तो डल झील जो है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल ने इस पूरे कार्यक्रम में अपना टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला जो हमारा सवाल है वो आपका धीरियों के संबंध में है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक खेल धीरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट हैं। पहला हमारा ऑप्शन है ये गोवा का एक पारंपरिक बुल वॉर युद्ध है या सांड युद्ध खेल है, जिसमें 2 विशेष रूप से पाले गए और प्रशिक्षित किए गए बुल्स के बीच में शक्ति प्रदर्शन हेतु प्रतियोगिता होती है। और दूसरा हमारा ऑप्शन है कि तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तरह धीरियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांस्कृतिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है तथा विनियमित शर्तों के तहत इसके आयोजन की अनुमति है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और सही जवाब की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर आप देखें इसका जो सही जवाब है, ये जो पहला ऑप्शन है धीरियों के संबंध में, जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। ये गोवा में आयोजित किए जाने वाला एक कार्यक्रम है जहां पर जो बुल्स होते हैं या बैल को भी कई बार इसमें लिया जाता है, जो आपके जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनको बेसिकली आपस में लड़ाया जाता है। उनकी वॉर का एक गेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो मुख्य तौर पर जो बड़े बड़े मैदान होते हैं और जो फसल की कटाई है, फसल की कटाई के बाद इस पूरे खेल का आयोजन होता है जिसको धीरियों कहा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा अगर आप देखें जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू है उसमें भी यही आपको देखने को मिलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो महाराष्ट्र की हाईकोर्ट थी, महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने धीरियों गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके ही कुछ समय बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी धीरियों गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था और अभी तक ये प्रतिबंध हटा नहीं है। गोवा में इस गेम को आयोजित करना इलीगल है, लेकिन कई बार गोवा में जो आपके ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अनौपचारिक तरीके से इस गेम का आयोजन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्लीकट्टू की बात करें तो जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी, लेकिन बाद में जल्लीकट्टू को जो है 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में 2023 में इसको सांस्कृतिक प्रथा के तौर पर स्वीकार किया गया और इस पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया था। तो जो जल्लीकट्टू है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन धीरियों पर जो प्रतिबंध है वो अभी तक नहीं हटाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसी वजह से जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले सवाल पे। अगला हमारा सवाल भारत की जनगणना को लेकर के है। 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसको लेकर के है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला हमारा स्टेटमेंट है वर्ष 2027 की जनगणना में प्रथम बार भारत के प्रत्येक आवासीय और गैर आवासीय भवनों का जियो टैग किया जाएगा। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2027 की जनगणना में स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार सभी व्यक्तियों की जातिगत गणना की
की जाए जो है शामिल है। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो आपको पता होना चाहिए। इस बार ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इसमें अगर आप देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब है। देखें अगर आप दोनों स्टेटमेंट की अगर आप बात करें, सबसे पहले दूसरा स्टेटमेंट जो काफी ज्यादा इस बार चर्चा में रहा है, इस बार 2027 की जो जनगणना होने वाली है उसमें आपको पहली बार जातिगत गणना यानी कि कास्ट सर्वे भी देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये जनगणना जो है वो काफी ज्यादा विशेष होने वाली है, जिसमें जो आपका पहले जो जनगणना होती थी उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो पहले रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन जो दूसरी क्लासेस हैं जैसे आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है ओबीसी क्लास को भी इस जनगणना में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो हम जियो टैगिंग की बात कर रहे थे, इस बार की जो जनगणना है वो आपको पता है डिजिटल जनगणना है। बहुत सारी विशेष चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर इस जनगणना को पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना बनाया गया है, ये भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। पहली बार जो आपका जो डेटा है वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। सेल्फ इन्यूमरेशन का मौका आपको मिलेगा, यानी कि स्वगणना का विकल्प आपको मिलेगा। आप जो है सरकार की वेबसाइट पर जाकर के अपना डेटा खुद ही एक जो है सरकार को दे सकते हैं, बाद में उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस बार की जनगणना में आवासीय और गैर आवासीय भवन जो हैं उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। उनके जो अक्षांतर हैं, उनके जो देशांतर हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर उनको जो आपका जीएसआई एप्लीकेशन है, माफ कीजिएगा, जो आपका जीएसआई एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर, उस मानचित्र पर आपका जो घर है, जो आपका भवन है, उसकी लोकेशन आप आसानी से स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार की जनगणना के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ को लेकर के। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि ये चीन के तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है इसमें लाओस को वार्ता भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है। हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें अगर आप देखें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस सवाल के सही जवाब को देखें तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको याद होगा इस बार तियानजिन डिक्लेरेशन काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, तो तियानजिन डिक्लेरेशन जो है वो एससीओ के संदर्भ में ही चर्चा में रहा था। तो तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था, वहीं पर हमको तियानजिन डिक्लेरेशन देखने को मिला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका इस बार शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक है वो चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। क्या क्या परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले आतंकवाद को काउंटर करने को लेकर के स्टेटमेंट आपको देखने को मिला। तो जो तियानजिन डिक्लेरेशन था, तियानजिन घोषणा पत्र जो था, उसमें आतंकवाद को लेकर के भारत में उस समय पहलगाम अटैक हुआ था, उस पहलगाम अटैक की भी निंदा की गई थी, और किसी भी तरीके के जो आतंकी इवेंट हैं उनकी निंदा की गई थी। तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला था। और फिर जो आपके टोटल पार्टनर्स थे उसमें लाओस को डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल किया गया था, और इस तरीके से टोटल पार्टनर्स की जो संख्या है, टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ करके 27 हो गई थी, जिसमें से 10 आपके परमानेंट मेंबर हैं, भारत भी इसका एक परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 15 इसमें आपको वार्ता भागीदार देखने को मिलेंगे, और 2 पर्यवेक्षक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल जो है आपका 27 मेंबर आपको फिलहाल एससीओ में देखने को मिलेंगे। 10 परमानेंट मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। तो तियानजिन डिक्लेरेशन के बारे में भी हमने बात कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर आपका एक और इनिशिएटिव है जिसको आपको याद रखना है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये भी बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो ये इसके सिद्धांतों को और सुदृढ़ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल जो है वो पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर के है। पर्सनैलिटी राइट्स इस बार बहुत हॉट टॉपिक है और सवाल आने की संभावना है, तो इसको आपको ढंग से पढ़ करके जाना है। देखिए सवाल सबसे पहले अगर आप देखें, पर्सनैलिटी राइट के संबंध में हमको इन 2 कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, व्यक्तित्व अधिकार यानी कि पर्सनैलिटी राइट के तहत किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज और अन्य पहचान योग्य विशेषताओं को बिना सहमति के व्यावसायिक शोषण से बचाना शामिल है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में व्यक्तित्व अधिकारों को संसद द्वारा अधिनियमित एक विशिष्ट स्वतंत्र विधि के तहत समग्र रूप से संहिताबद्ध किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ईजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब को कहीं पर लिख लीजिए या कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है, पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत
गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में पर्सनैलिटी राइट को लेकर के अभी तक हमारी संसद ने कोई भी कानून पारित नहीं किया है। तो फिर आप सोचेंगे कि पर्सनैलिटी राइट गवर्न कैसे होता है? वो भारत में अलग अलग कानूनों के माध्यम से होता है, जैसे कॉपीराइट एक्ट हो गया और इस तरीके के जो तमाम कानून हैं उनके माध्यम से भारत में इसको गवर्न किया जाता है। आईटी एक्ट हो गया, तो इनके माध्यम से गवर्न किया जाता है, लेकिन इसके लिए भारत में कोई स्पेशल कानून आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। एक बार व्यक्तित्व अधिकारों की बात करें, पर्सनैलिटी राइट्स की बात करें, तो पर्सनैलिटी राइट्स जो हैं वो पर्सनैलिटी राइट्स के तहत किसी व्यक्ति के नाम, उसकी छवि, आवाज, हस्ताक्षर और अन्य जो पहचान है उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, उसको कमर्शियल उपयोग से बचाने की कोशिश की जाती है या अनऑथराइज्ड कमर्शियल इस्तेमाल से बचाने की कोशिश की जाती है कि कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये पर्सनैलिटी राइट का मुख्य संबंध है। और दूसरा, भारत में इसको लेकर के कोई भी कानून आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार ने अब तक कोई कानून पारित नहीं किया है। इसको अलग अलग कानूनों के माध्यम से, जैसे आपका कॉपीराइट एक्ट 1957 हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 हो गया, 1999 हो गया, आईटी एक्ट हो गया आपका, और भी जो पुराने बीएनएस हो गया, इनके माध्यम से इस पूरे पर्सनैलिटी राइट को गवर्न किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में याद रखना है। अगला हमारा जो सवाल है ये आपका राइनोस को लेकर के है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप में ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह के गेंडे या राइनो मिलते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, वर्ष 2023 और 2024 के बीच ब्लैक राइनो की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि व्हाइट राइनो की संख्या में गिरावट आई है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, व्हाइट राइनो सभी 5 राइनोस प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, अगर आप जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जाहिर तौर पर। इसका जो सही जवाब है वो आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इसमें आपको कंटेंट पता होना चाहिए था, तभी आप सवाल का जवाब जो है दे पाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें, सबसे पहले स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट किसने जारी की है ये हमको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की तरफ से। किसकी तरफ से? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की तरफ से। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में जो आपका राइनोस की संख्या है वो है लगभग आपका 26,700 के आसपास। तो टोटल गेंडों की जो संख्या है वो 26,700 के आसपास है। लेकिन इसमें जो कैप्टिव राइनोज हैं, कैप्टिव राइनोज यानी कि जैसे जो आपका जू में रखे गए हैं या जो अलग अलग जगह पर जो है जिनका ख्याल रखा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए रखे गए हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। ये वो राइनोज हैं जो कि ओपन में हैं या जो वाइल्ड में मौजूद हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अफ्रीका, यहाँ पर सबसे पहले अफ्रीका की बात की। अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं, इंडोनेशिया में आपको अवैध शिकार की वजह जो आपके जावा राइनोज हैं उनकी संख्या में काफी गिरावट हुई है। सुमात्रन राइनोज की अगर आप बात करें, सुमात्रन राइनोज की संख्या में भी गिरावट आपको देखने को मिली है। अफ्रीका में अगर आप देखें, अफ्रीका में जो रुझान है वो थोड़ा सा विपरीत है। जो ब्लैक राइनोज की संख्या है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है और जो व्हाइट राइनोज की संख्या है उसमें थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली है। ब्लैक राइनोज की जो संख्या है वो आपका टोटल बढ़ करके 6,778 पहुंच चुकी है, जो कि पहले 6,195 के आसपास मौजूद था, जबकि व्हाइट राइनोज की जो संख्या है वो यहां पर थोड़ा सा कम हुई है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कुल मिलाकर के टोटल संख्या की अगर आप बात करें तो जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर ब्लैक और व्हाइट दोनों तरीके के राइनोज आपको देखने को मिलते हैं और व्हाइट राइनोज की संख्या ब्लैक राइनोज की संख्या की तुलना में ज्यादा है। तो व्हाइट राइनोज ज्यादा हैं। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो बेसिकली आपका 5 राइनोस की प्रजातियां आपको देखने को मिलती हैं। इसमें व्हाइट जो राइनो है सबसे अधिक संख्या में, ये हमने देख ही लिया है, जो कि 13 अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है। और अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों तरीके के राइनोज मिलते हैं। अब जो भारत में राइनो मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। जो वन हॉर्न राइनो है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है वो भारत में मिलता है। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनो भारत में कहाँ मिलता है, उसकी लोकेशन क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। क्या ये उत्तर भारत में मिलता है, क्या ये दक्षिण भारत में मिलता है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, क्या ये वेस्टर्न इंडिया में मिलता है, तो कहाँ मिलता है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका IUCN स्टेटस क्या है,
वो हमको याद रखना है। तो भारत का जो राइनो है यानी कि वन हॉर्न राइनो जो है उसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जो सवाल है वो आपका गिद्ध संरक्षण को लेकर के है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले गिद्ध संरक्षण पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है इसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है इसे वल्चर नेटवर्क कहा जाता है और इसका उद्देश्य भारत की गिद्ध प्रजातियों के बारे में जानकारी तथा जागरूकता हेतु एक व्यापक पोर्टल प्लेटफॉर्म के रूप में भूमिका निभाना है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पर आपका वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। हम जवाब डिस्कस करते हैं। यहां पर जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। इसको भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने लॉन्च नहीं किया है बल्कि जो वल्चर नेटवर्क है, वल्चर नेटवर्क और वी फाउंडेशन, वल्चर नेटवर्क और वी फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत जनरल है, ये बहुत सामान्य सा स्टेटमेंट है कि इसको वल्चर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जवाब है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो गिद्ध पोर्टल जो है वो असम में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? गिद्ध नेटवर्क या वल्चर नेटवर्क और वी फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है बेसिकली आपका असम और असम के बाहर जो गिद्ध हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, उनके संरक्षण के लिए एक संयुक्त मंच के तौर पर काम करना। इसमें गुवाहाटी विश्वविद्यालय और भी तमाम लोग शामिल हैं, तमाम आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडी शामिल है, लेकिन जो मेन बॉडी आपको याद रखनी है वो है आपका वल्चर नेटवर्क। वल्चर नेटवर्क ने इसको लॉन्च किया है। भारत की सभी गिद्ध प्रजातियों से संबंधित ज्ञान को साझा करने और इसको जो है सरल बनाने के लिए, उसकी जानकारी को लोगों तक फैलाने के लिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। अगली खबर जो है हमारी जो खबर है उसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। पहला हमारा ऑप्शन है भारत का पहला ऑल वुमेन त्रिसेवा नौकायान विश्व परिभ्रमण अभियान। ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना का पहला नॉन स्टॉप एकल जल यात्रा मिशन। ऑप्शन सी है पहला संयुक्त भारत अमेरिका समुद्री जैव विविधता सर्वेक्षण। ऑप्शन डी है भारत के तटीय प्रदूषण हॉटस्पॉट के मानचित्रण हेतु तटरक्षक बल की पहल। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड कोई सवाल पूछे तो यहां पर आपको जो है वर्ड ब्रेकडाउन करने की कोशिश करनी है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले 2 वर्ड इसमें आपको मिलेंगे जो मेन है। एक आपका समुद्र है, दूसरा आपका प्रदक्षिणा है। समुद्र का मतलब हमको पता है कि कुछ पानी से रिलेटेड होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट अगर आप देखें ये भी पानी से रिलेटेड है। नौकायान की बात हो रही है यहाँ पर, भारत का यहाँ पर जल यात्रा की बात हो रही है, यहाँ पर भी जैव विविधता की बात हो रही है, तो इसको पानी से आप जोड़ करके देख सकते हैं। और यहाँ तटीय प्रदूषण की बात हो रही है तो डायरेक्टली नहीं हो रही, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब अगर आप देखें दूसरा है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का बेसिकली क्या मतलब होता है? आप जब आप जब बुद्धिज्म हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम स्तूपा की बात करते हैं, स्तूप को हम देखते हैं तो उसके चारों जो चक्कर जो गोलाकार आकृति, जो गोलाकार जो जगह घूमने की होती है उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। यानी कि जो भी ये होगा, जो भी प्रदक्षिणा है वो कुछ ऐसे सर्कल से रिलेटेड होगा या चक्कर लगाने से रिलेटेड होगा। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा इसमें चक्कर लगाने से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे परिभ्रमण की बात हो रही है। ये आपका क्या है? नॉन स्टॉप एकल जल यात्रा मिशन है। ये बेसिकली ये भी हो सकता है और ये इसको आप बाहर कर सकते हो। तो आपके सामने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बचे हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो ये खबरों में था आपका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ये आपको याद रखना है समुद्र प्रदक्षिणा क्या है। चलिए समुद्र प्रदक्षिणा हमने देख लिया है। इसकी शुरुआत जो है रक्षा मंत्री की तरफ से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से की गई थी और ये बेसिकली आपका विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली यात्रा होने वाली है जहां पर तीनों सेनाओं के जो नारी नाविक हैं वो मौजूद हैं। समुद्र प्रदक्षिणा की वर्चुअल हरी झंडी जो है वो हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से दिखाई गई थी। इसमें देखें आप टोटल 26,000 समुद्री मील की जो यात्रा है उसको कवर किया जाएगा। इसमें विषुवत रेखा जो है उसको 2 बार यहाँ पर क्रॉस करेंगे और 3 महा अंतर पर यानी कि लुवियन, हॉर्न और केप ऑफ गुड होप जो है उसको यहाँ पर क्रॉस करेंगे और मई 2026 में ये यात्रा जो है वो वापस मुंबई लौटने वाली है। तो ये आपको समुद्र प्रदक्षिणा के बारे में याद रखना है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक प्रैक्टिस सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अंगीकार 2025 का उद्देश्य है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए PMAUY योजना का पूर्ण कवरेज प्राप्त करना, ऑप्शन बी निर्माण कार्यों में संलग्न शहरी श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना,
ऑप्शन सी इन सीटू पुनर्विकास हेतु मलिन वस्तुओं का मानचित्रण करना। ऑप्शन डी शहरों में हरित भवन प्रथाओं को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर अंगीकार 2025 जो है उसका क्या उद्देश्य है। अंगीकार 2025 जो है ये क्या है, तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।